तो आज हम बात करने वाले हैं ऑपरेशन धुरंधर की, एक ऐसे खुफिया मिशन की जिसे उस वक्त शुरू किया गया जब भारत आतंकवाद के आगे लगभग घुटने टेक चुका था। ये कहानी है एक ऐसे पलटवार की जिसने इंटेलिजेंस की दुनिया के सारे नियम हमेशा के लिए बदल कर रख दिए। ये थे आखिरी शब्द। कंधार में एक हाईजैक हुए प्लेन के अंदर 160 मासूम जिंदगियां फंसी थीं और बाहर एक पूरा देश लाचार होकर देख रहा था। आखिरकार आतंकवादियों की रिहाई की मांग माननी पड़ी। ये एक ऐसी हार थी जिसने देश की पूरी सोच को, पूरी रणनीति को बदलने पर मजबूर कर दिया। उस वक्त हर पॉलिसी मेकर, हर रणनीतिकार के दिमाग में बस यही एक सवाल गूंज रहा था। हमारे पुराने पारंपरिक तरीके काम नहीं कर रहे थे। जरूरत थी एक नए, एक कहीं ज्यादा आक्रामक नजरिए की, एक ऐसे कदम की जो दुश्मन को उसके घर में घुसकर चुनौती दे सके। तो चलिए पहले ये समझते हैं कि आखिर ऐसी नौबत आई ही क्यों। देखिए, कंधार कोई अकेली घटना नहीं थी। ये उन रणनीतिक नाकामियों की एक लंबी कड़ी का हिस्सा थी जिसने एक बिल्कुल नए और आप कह सकते हैं एक कट्टरपंथी सोच को न सिर्फ जरूरी बल्कि अनिवार्य बना दिया। एक के बाद एक हमले हमारी पारंपरिक प्रतिक्रियाओं की कमजोरी को बार बार उजागर कर रहे थे। कंधार की शर्मिंदगी के बाद देश की संसद पर हमला हुआ। अब ये बात बिल्कुल साफ हो गई थी कि सिर्फ बचाव करने की नीति से काम नहीं चलने वाला। जैसा कि इंटेलिजेंस की दुनिया में कहते हैं, उन्हें सिर्फ एक बार सही होना होता है, हमें हर बार। और अब कुछ बड़ा करने का दबाव बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। और इसी बेहिसाब दबाव के बीच जन्म हुआ एक बेहद साहसिक प्रस्ताव का, एक गुप्त, लंबी चलने वाली योजना, जिसे हार के इस सिलसिले को तोड़ने के लिए ही बनाया गया था। और इसे नाम दिया गया ऑपरेशन धुरंधर। अब ये स्लाइड एक बहुत बड़े रणनीतिक बदलाव को दिखाती है। गुप्त कार्रवाई का मतलब यहाँ सिर्फ जासूसी करना नहीं था, बल्कि दुश्मन के सिस्टम में घुसकर उसे अंदर से कंट्रोल करना था। अब सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं देनी थी, बल्कि अब आक्रमण करना था। लक्ष्य था दुश्मन को उसकी ही घर में घेरना। ये कोई जल्दबाजी में बनाया गया प्लान नहीं था, बल्कि एक बहुत ही सोची समझी, कई साल तक चलने वाली रणनीति थी। पहले चरण में एक डीप कवर एसेट को भेजा जाना था, मतलब एक ऐसा ऑपरेटिव जो सालों तक एक नई पहचान के साथ दुश्मन के बीच रहे, जब तक कि वो उन्हीं में से एक न लगने लगे। फिर उसे सिस्टम का हिस्सा बनना था, उसे अपने हिसाब से चलाना था और आखिर में उसे अंदर से ही तबाह कर देना था। ठीक है, तो तैयारी तो हो गई। अब देखते हैं कि ये सब असल में हुआ कैसे। प्लान का पहला कदम था दुनिया की सबसे खतरनाक जगहों में से एक में दाखिल होना, कराची का लियारी अंडरवर्ल्ड। ये उस मुश्किल और हिंसक दुनिया की एक झलक है जिसमें हमारे ऑपरेटिव को अपनी जगह बनानी थी। उस वक्त लियारी पर रहमान डकैत के बलोच गैंग का कब्जा था, जिसका धंधा था हथियार, ड्रग्स और वसूली। उसे चुनौती दे रहा था बाबू डकैत का पठान गैंग और उसका साथी अरशद पप्पू। मतलब ये एक ऐसी दुनिया थी जो जात-पात और जुर्म की रेखाओं पर बटी हुई थी, जहां हर गली में मौत का साया मंडराता था। तो सबसे अहम बात यह है कि ऑपरेटिव ने इस दुनिया में एंट्री कैसे ली। ये कोई धीरे धीरे विश्वास बनाने का मामला नहीं था, बल्कि एक ही बहुत जोखिम भरी कार्रवाई से उसने सीधे टॉप लेवल का भरोसा हासिल कर लिया। रहमान डकैत के बेटे की जान बचाकर ऑपरेटिव ने सीधे सत्ता के केंद्र में अपनी जगह बना ली। चलिए अब अगले फेज पर चलते हैं और देखते हैं कि इस शुरुआती भरोसे को असली ताकत और प्रभाव में कैसे बदला गया। यहीं पर ऑपरेटिव की असली रणनीतिक समझ सामने आई। जब रहमान डकैत के सारे सलाहकार उसे चुनाव तक शांत बैठने और अपने पॉलिटिकल आकाओं की बात मानने को कह रहे थे, तब हमारे ऑपरेटिव ने उसे तुरंत हमला करने की सलाह दी। उसका तर्क सीधा था, दुश्मन को लगता है कि तुम अभी कुछ नहीं करोगे और यही हमला करने का सबसे सही वक्त है। ये लाइन दिखाती है कि ऑपरेटिव ने कितनी होशियारी से गैंग लीडर के गुरूर और उसकी महत्वाकांक्षा का इस्तेमाल किया। उसने इस हमले को सिर्फ एक बदला नहीं, बल्कि पूरे लियारी पर कब्जा करने के एक सुनहरे मौके के तौर पर पेश किया। और ऑपरेटिव की सलाह ने काम कर दिया। रहमान डकैत ने अपने दुश्मनों को खत्म कर दिया और लियारी का बेताज बादशाह बन गया। और इसी के साथ ऑपरेशन के आखिरी चरण यानी पूरे नेटवर्क को तबाह करने का मंच तैयार हो गया। और अब हमारा ऑपरेटिव सत्ता के बिल्कुल केंद्र में बैठा था। ये सवाल ही इस ऑपरेशन के आखिरी चरण की सबसे बड़ी चुनौती को दिखाता है। अब लड़ाई सिर्फ गली के गुंडों से नहीं थी, बल्कि उस पूरे सिस्टम से थी जो उन्हें पाल रहा था और उनसे अपना काम निकलवा रहा था। और इसका जवाब था असली सेंटर ऑफ ग्रेविटी की पहचान करना।
ये सिर्फ गैंगस्टर नहीं थे, बल्कि एक पूरा गठजोड़ था, एक नेक्सस था, जहां कराची का अंडरवर्ल्ड, वहां की भ्रष्ट राजनीति और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के हित एक जगह आकर मिलते थे। इस गठजोड़ को तोड़े बिना जीत मिलना नामुमकिन था। इसके बाद ऑपरेटिव ने एक के बाद एक चालें चली। उसने आतंक की फंडिंग करने वाली नकली नोटों की फैक्ट्री का पता लगाया। उसने गैंग और आईएसआई के बीच सीधे लिंक के सबूत इकट्ठे किए और फिर सबसे बड़ा दांव खिला। उसने एक भ्रष्ट लेकिन बहुत ही महत्वाकांक्षी पुलिस अफसर एएसपी असलम को इस तरह इस्तेमाल किया कि उसने एक पुलिस एनकाउंटर में रहमान डकैत को ही खत्म कर दिया, ये जाने बिना कि वो एक बहुत बड़े खेल का सिर्फ एक मोहरा था। और रहमान की मौत के बाद ऑपरेटिव ने खुद गैंग का कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया। तो इस ऑपरेशन ने अपने सारे मुख्य उद्देश्यों को तो पूरा कर लिया, लेकिन इसके जो दूरगामी असर हुए उन्हें समझना भी बहुत जरूरी है। तो नतीजे क्या निकले? धुरंधर सिद्धांत पूरी तरह कामयाब रहा। कराची के सबसे ताकतवर क्रिमिनल टेरर सिंडिकेट का सफाया हो गया। आतंक की फंडिंग की रीढ़ की हड्डी टूट गई। स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के ठोस सबूत हाथ लगे। और सबसे बड़ी रणनीतिक जीत ये थी कि दुश्मन के इलाके में एक बड़े क्रिमिनल एम्पायर का कंट्रोल अब एक भारतीय एसेट के हाथों में था। और ये बात हमें आखिरी और शायद सबसे गंभीर सबक पर लाती है। ये लाइन हमें उस भारी व्यक्तिगत जोखिम और उन धुंधली नैतिक रेखाओं की याद दिलाती है जो ऐसे डीप कवर ऑपरेशनों का सच होती है। जीत तो मिली, लेकिन एक बहुत भारी कीमत पर। एक ऐसी कीमत जिसे सिर्फ वही जानते हैं जो परछाइयों में रहकर काम करते हैं।